बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से हम लोग दोबारा ऑनलाइन क्लासेस की तरफ वापस आए हैं। इसी सिलसिले में जनरल साइंस का लेक्चर आज होगा। और जनरल साइंस में जैसा कि हम पहले पढ़ते रहे हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री में हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में शेल्स और सब शेल्स। शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स क्या होते हैं, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह पाए जाते हैं, और अगर हमें किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का कहा जाए तो हम कैसे लिखेंगे, ये सब हम आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शेल क्या होता है। शेल असल में क्या है, जहाँ पर वो रास्ता जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? मेन एनर्जी लेवल्स दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई आर नोन एज शेल्स। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर घूमता है, गर्दिश करता है न्यूक्लियस के गिर्द, उसको हम कहते हैं मदार, या उसको हम कहते हैं शेल। इसकी आप यूँ मिसाल लें कि जिस तरह से हमारा सोलर सिस्टम है, सूरज के गिर्द आपको पता है सैयारे गर्दिश करते हैं। 9 सैयारे हैं: अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख़, मुश्तरी, ज़हल, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। अब वो रास्ता जिस पर सैयारे गर्दिश करते हैं उनको हम मदार कहते हैं। अब मदार जो हैं या शेल जो हैं, ये कोई मेटालिक रोड नहीं है कि अगर आपने उस पर सफ़र नहीं किया तो जो है वो तब भी मौजूद रहती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है कि सी पैक रोड है एक, और एक मोटरवे है। तो अगर आपने सारी ज़िंदगी भी मोटरवे पर सफ़र नहीं किया तो आप ये नहीं कह सकते कि मोटरवे नहीं है। ठीक है, यानी उसकी एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है, उसका एक मादी वजूद है। लेकिन इसके बरक्स जो शेल्स होते हैं ये स्पेस में होते हैं, ये खला में होते हैं। तो जब तक इलेक्ट्रॉन रहेगा तब तक शेल भी रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो शेल भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल लें सोलर सिस्टम में से, तो जैसे प्लूटो जब तक था तो उसका मदार था, लेकिन जब प्लूटो ख़त्म हो गया तो उसका मदार भी ख़त्म हो गया। इन द सेम वे ये जो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स हैं डिफरेंट शेल्स में, ये भी जब तक रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर मूव करते हुए तब तक ये शेल्स होंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये शेल भी ख़त्म हो जाएगा। यानी ये खला में रास्ता है एक जिस पर इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियस के गिर्द रास्ते हैं इनके नाम क्या हैं। ज़ाहिर है हम इन मदारों को नाम भी देंगे। तो इनके नाम जो हैं वो अंग्रेज़ी के हरूफ तहज्जी यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के नाम पर रखे गए हैं। जैसे न्यूक्लियस के जो बिल्कुल साथ पहला शेल है उसको हम कहते हैं के शेल, जो दूसरा मदार है या दूसरा शेल है उसको हम कहते हैं एल शेल, जो तीसरा है उसको हम एम शेल कहते हैं, उसके बाद एन शेल हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, के शेल, एल शेल और एम शेल। अब इनकी एनर्जी, अब देखें जूँ जूँ हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे तो जो शेल्स हैं इनकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये जो के शेल है इसकी एनर्जी कम है, जो एल शेल है इसकी एनर्जी ज़्यादा है, जो एम शेल है इसकी एनर्जी उससे भी ज़्यादा है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि न्यूक्लियस से जितना हम दूर हटते जाएंगे उतना उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे, यानी ये हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस। इसी तरह ये जो ज़मीन का सेंटर है, आपको पता है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। ज़मीन अपने सेंटर की तरफ हर चीज़ को खींचती है, जिसको हम कहते हैं कशिश शकल। अब अगर टेबल पर ईंट पड़ी हो और वो नीचे गिरे तो जाहिर है चूँकि ऊंचाई कम है ज़मीन के सेंटर से, टेबल जो है वो इतना ऊंचा नहीं है, तो अगर वो टेबल के ऊपर से ईंट गिरेगी तो वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी है वो कम है। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, यानी छुपी हुई एनर्जी। छुपी हुई इसलिए कि जब तक ईंट पड़ी रहेगी तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर कितनी एनर्जी है। जब वो गिरेगी तब हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी एनर्जी है। इसके बरक्स अगर एक ईंट मीनार पाकिस्तान से गिराई जाए, चूँकि मीनार पाकिस्तान की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, वो ज़मीन के सेंटर से यानी ज़मीन की सतह से बहुत ज़्यादा ऊंचा है मीनार पाकिस्तान, तो अगर वहाँ से अगर कोई ईंट गिरेगी नीचे तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी
किसी के ऊपर भी गिरती है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, इसी तरह इन द सेम वे ये न्यूक्लियस से जितना हम दूर हटते जाएंगे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से, उतना ही एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। उम्मीद है आपको इस तरह अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अच्छा, जनरली हम ये जो शेल्स हैं इनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। जैसे अगर पहला के शेल है, ये तो नाम हो गए ना इनके, जैसे पहला शेल है के शेल, उसके लिए एन की वैल्यू होगी 1। एल शेल के लिए एन की वैल्यू होगी, यानी ये दूसरा शेल है तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2। एम शेल के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी ऑफ ईच शेल, हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं 2n²। फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहते हैं n = 1, यानी पहले शेल के लिए, के शेल के लिए, कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे 2 × चूँकि पहले शेल के लिए लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n की जगह 1। ठीक है, और 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा 2 × 1, ये आ गया 2। ठीक है, इसका मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं के शेल में, 2। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दूसरे शेल में यानी एल शेल में, तो 2 × n की जगह क्या आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, 2 × 4, ये आ गया 8। ठीक है, यानी दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 8। इसी तरह अगर हम बात करें तीसरे शेल की, तो 2 × 3, ये आ जाएगा 9 × 2, और ये आ गया 18। ठीक है, इसी तरह जब हम आगे करेंगे तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, यानी जो एन शेल होगा, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में 8 आ सकते हैं, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एन में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वो भी हम इसी फार्मूले के तहत कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं सब शेल्स। सब शेल्स क्या है, शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं। ठीक है, तो सब शेल्स क्या होते हैं, शेल्स कंटेन सब शेल्स, यानी बड़ी सड़क के ऊपर अगर आप देखें तो वहाँ पर लाइनें लगी होती हैं, जैसे एक तरफ तेज़ रफ्तार ट्रैफिक चलती है, एक तरफ स्लो वाली ट्रैफिक चलती है, यानी सड़क के अंदर भी अलग 2 रास्ते बने होते हैं। इन द सेम वे शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं। ठीक है, अब सब शेल्स जो हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनके जो नाम हैं वो हैं स्मॉल लेटर से हम शो करते हैं, जैसे S, P, D और F। ठीक है, अब नंबर ऑफ सब शेल्स जो हैं वो n पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, यानी शेल जो होगा उसी हिसाब से उसमें सब शेल्स की तादाद होगी। ठीक है, उसके लिए कि अगर n = 1 अगर पहला शेल हो, यानी सब शेल उसमें कितने होंगे, एक ही होंगे, क्योंकि n = 1 है। ठीक है, और उसका नाम क्या होगा, S। ठीक है, S जो है वो पहला सब शेल है, दूसरा सब शेल P है, फिर D है, फिर F है। अब तक इतने हैं डिस्कवर हुए, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर शेल नंबर 2 हो, दूसरे शेल में कितने सब शेल्स होंगे, 2 ही होंगे। कौन कौन से, S और P। ठीक है, सिर्फ P नहीं होगा, S भी होगा और P भी होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे शेल की, तो तीसरे शेल के अंदर कितने सब शेल्स होंगे, तीसरे के अंदर 3 ही सब शेल्स होंगे। कौन कौन से, S, P और D। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथे शेल की, तो चौथे शेल के अंदर 4 ही सब शेल्स होंगे, और वो कौन से होंगे, S, P, D और F। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हमने ये भी देखना है कि सब शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे अगर एस ऑर्बिटल या सब शेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में कितने आ सकते हैं, D में कितने आ सकते हैं, और F जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, D के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैक्सिमम से मुराद ये है कि 10 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होंगे किसी सूरत। ठीक है, F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अच्छा, अब हमने देख लिया कि
किस तरह से शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं तो वो हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले ये कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन असल में इलेक्ट्रॉनों की तरतीब होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स और सब शेल्स में किस तरह से रखा जाता है, उस तरतीब को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शेल्स और में जो सब शेल्स हैं, इसी तरह उनकी भी एनर्जी जो है वो चेंज होती है। जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है उनकी एनर्जी कम है, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे तो उनकी एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, एक और बात जो हमें मद्देनज़र रखनी है, सबसे पहला पॉइंट क्या कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को उनकी एक तो ये कि उनकी एनर्जी के हिसाब से तरतीब देना है। ठीक है, दूसरी बात ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि उनकी एनर्जी किस लिहाज से है। सबसे पहले किस ऑर्बिटल की, किस सबशेल की एनर्जी कम है, फिर किसकी बारी है, फिर किसकी बारी है। और तीसरी बात ये कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हर सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब जैसे बात करें हम सब शेल्स की, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 1s, यानी पहला जो के शेल है उसमें कौन सा होगा, सिर्फ एस होगा, उसको हम कहेंगे 1s। जो दूसरा होगा उसके साथ हम लगाएंगे 2, इसके अंदर कौन सा होगा, एस भी और पी भी, तो ये कहलाएगा 2s। और दूसरा क्या होगा, 2p, 2s 2p। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि दूसरा शेल, और दूसरे शेल का कौन सा सब शेल, p सब शेल। ठीक है, इसी तरह तीसरे का क्या होगा, 3s, 3p और 3d। ठीक है, ये इनकी एनर्जी के हिसाब से भी इलेक्ट्रॉन्स को हमने रख दिया। ठीक है, आगे थोड़ी सी एनर्जी डिफरेंट है, उसके लिए एक फार्मूला है, उसमें हमें जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस इतना देख लें कि ये पहला शेल है, उसमें सिर्फ s है, यानी 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। ठीक है, ये तरतीब है इनकी, ये इनको हमने लिखना है और इसके बाद इनमें हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब आ जाते हैं हम एक एग्जाम्पल की तरफ। हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, और एटॉमिक नंबर 11 से मुराद ये है कि इनमें 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 11 ही प्रोटॉन्स होंगे। अब हमने इनको इलेक्ट्रॉनों को रखना कैसे है, पहले हम लिखेंगे 1s। ठीक है, 1s में कितने, s में कितने आ सकते हैं, 2 मैक्सिमम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, इस तरह से लिखेंगे। फिर उसके बाद बारी किसकी है, 2s की। ठीक है, ये देखें ऊपर हमने लिखा हुआ है ना 1s, 2s, 2p। अब बारी है 2s की, तो s में भी कितने, चाहे s दूसरे शेल का हो, चाहे s तीसरे शेल का हो, चाहे s चौथे शेल का हो या पहले शेल का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ 2। ठीक है, तो ये 2 आ गए। उसके बाद फिर कॉमा डाल देना है आपने। अब लिखना है आपने 2p। ठीक है, p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6, ये आ गए 6। अब देखें, अब काउंट कर लेने हैं, आपने साथ साथ काउंट करते रहना है ताकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ना हो जाए। 6, 7, 8, 9, 10, लें जी, ये तो 10 पूरे हो गए। अब एक रह गया सिर्फ, 2p के बाद किसकी पारी है, 3s की, तो 3s। अब 3s में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सिर्फ 2 मैक्सिमम आ सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम एक नहीं रख सकते, हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे। ठीक है, इन द सेम वे कोई भी अगर और एटम हो उसको हम इसमें रख सकते हैं इसी तरीके से। जैसे अगर हम लिखें कैल्शियम 20, ठीक है, कैल्शियम 20। अब इसमें क्या करेंगे हम, 1s, 2s, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p। अब देखें कितने बन गए ये, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 6, 18। ठीक है, अब कितने बच गए। अब इसके बाद 3p के बाद बारी आती है 4s की। 3d हालांकि आना चाहिए, लेकिन एनर्जी के हिसाब से अगर हम तरतीब दें तो यहाँ पर आता है 4s। तो ये कितने बच जाएंगे, अब इसमें 6, 7, 8 और ये 8, 6, 14, 15, 16, 17, 18 हो गए। इसके बाद 2 बच गए, वो 2 इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब वैसे आपको इस लेवल पे इतना ज़्यादा आता नहीं होता, आपको मैक्सिमम 11, 12, 13 या 14 इलेक्ट्रॉनों तक कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, उसके बाद बारी 3d की नहीं है बल्कि 4s की है। 4s के बाद 3d की बारी आती है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है,
इसको देखना है, सुनना है, समझना है। और इसके बारे में कोई भी अगर आपने सवाल करना हो तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं, या आप इसी चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर सवाल पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में दोबारा इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।